हेलो स्टूडेंट्स, पर फिर से कैट एक्सेल मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन एनिमल फिजियो के इस सेशन में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। अभी तक हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर चुके हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा हम आगे से स्टार्ट कर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहते हैं कि डॉक्टर यूज ए स्टेथोस्कोप to hear the sounds produced during each cardiac cycle. Cardiac cycle, contraction, ventricular contraction, auricular relaxation, ventricular relaxation. The second sound is heard by. Second sound is heard. कब sound second heard होती? देखो, एक टिपिकल अगर मैं हार्ट बनाऊं, टिपिकल हार्ट अगर मैं बनाऊं तो इस हार्ट में आप देखिएगा तो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपको एक ट्राइकप्सिड वॉल देखने को मिलता है, जबकि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपको एक बाइकप्सिड वॉल देखने को मिलता है। आ जाएगा पास कप्सिड वॉल, लेफ्ट की तरफ ट्राइकप्सिड वॉल। तो जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में रिलीज होता है, सेम टाइम पर आप देखोगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वीन लेकर आती है। लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड राइट ऑरिकल से एक साथ फर्स्ट साउंड के साथ कहाँ निकाल दिया जाता है? वेंट्रिकल्स में, और इस फर्स्ट साउंड को कहा जाता है लब कहा जाता है। और ये लब क्या होता है? ये होती है क्लोजिंग। ये क्या होगी? क्लोजिंग ऑफ बाइकप्सिड एंड ट्राइकप्सिड वॉल। ठीक है, लिख देता हूं, बाइकप्सिड एंड ट्राइकप्सिड वॉल क्लोजिंग होती है। फिर इमीडिएटली हम देखते हैं कि जब ये ब्लड राइट ऑरिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, तो यहां से ब्लड एक और चेंबर के साथ लेफ्ट ऑरिकल वाला चला जाता है। कहाँ? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास। वहीं सेम टाइम पर आप देखोगे लेफ्ट वेंट्रिकल से भी एक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो आपको डोर्सल ऑर्टा में भेजता हुआ दिख जाएगा। इसका मतलब यहां पर आपके पास फिर से कुछ वॉल होंगे जिनको कहा जाएगा सेमी लूनर वॉल। जिनको क्या कहा जाएगा? सेमी लूनर वॉल कहा जाएगा। और ये वॉल आपको दोनों ही तरह देखने को मिल जाएंगे, राइट ऑरिकल से तो लंग्स में जाता हुआ भी और लेफ्ट वेंट्रिकल डोर्सल ऑर्टा या बॉडी में जाता हुआ भी दिख जाएगा। लेकिन यहाँ भी सेकंड जब ये ब्लड यहाँ से पास होगा तो इनकी भी क्लोजिंग से आपको एक डब का साउंड देखने को मिलेगा, और ये भी सेनुमुलर वॉल की क्लोजिंग से होगा। ध्यान रखिएगा, ये भी सेमी लूनर वॉल की क्लोजिंग से आपको देखने को मिल जाएगा। तो एवी वॉल ओपन अप की तो बात करेंगे नहीं। वेंट्रिकुलर वॉल वाइब्रेट ड्यू टू गसिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम आर्टिया, वाइब्रेशन नहीं। सेमिनुलर वॉल क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू वेसल फ्रॉम वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल से सेमिनुलर वॉल क्लोज होंगे तब ये साउंड आएगा। एवी नोड रिसीव द सिग्नल फ्रॉम एस नोड, कॉन्ट्रैक्शन से किसी तरीके का कोई आपको साउंड देखने को नहीं मिलता है, तो थर्ड वुड बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ब्लड प्रेशर इन द मेमेलियन आर्टा इज मैक्सिमम ब्लड प्रेशर आपको कब देखने को मिल जाता है? अभी देखो, हम एक छोटी सी सिंपल सी बात कर रहे थे कि हमारा जो वेंट्रिकल होता है, यहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल में आपके पास क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में भेजना होता है, इनोनिमेट वल्व के थ्रू, डोर्सल आर्टा के थ्रू या आर्टेरियल सिस्टम के थ्रू, है ना। आर्टेरियल सिस्टम के थ्रू आपको कहाँ भेजना होता है? इस ब्लड को पूरी बॉडी में भेजना होता है, ब्रेन में भेजना होता है, विसरल ऑर्गन्स के पास भेजना होता है, रेफरल सिस्टम में आपको भेजना होता है। उस केस में लेफ्ट वेंट्रिकल सेमिनुलर वॉल्व के थ्रू ब्लड का जो प्रेशर है वो प्रेशर आपको सबसे मैक्सिमम चाहिए होता है, सबसे मैक्सिमम चाहिए होता है, क्योंकि राइट ऑरिकल से जो ब्लड जाएगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड वो तो सिर्फ लंग्स के पास ही जाएगा, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पूरी बॉडी में जाना चाहिए। इसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल जो होती है, ये वेंट्रिकल वॉल भी होती है, वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। यहाँ की जो मसल्स होती है वो भी आपको
स्ट्रॉन्गेस्ट देखने को मिल जाएगी, और यहाँ जो ब्लड प्रेशर है वो भी आपको हाईएस्ट देखने को मिल जाएगा। और इस लेफ्ट वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्शंस को आप डायस्टोल भी कह देते हो, सिस्टोल कह देंगे, माफ कीजिए, कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहेंगे, रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहेंगे। तो सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर आपको देखने को मिल जाता है। तो सिस्टोल ऑफ लेफ्ट आर्टेरियम नहीं, राइट वेंट्रिकल भी नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल, सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड प्रेशर आपको सबको मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका मतलब इसकी जो आरबीसी है, इस आरबीसी पर आपको ए और बी दोनों तरीके के आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, एंटीजन देखने को मिल जाएगा। आपको एंटीजन ए भी देखने को मिल जाएगा, एंटीजन बी भी देखने को मिल जाएगा। एन एसिटिल ग्लूकोसामिन और गैलेक्टोज दोनों आपको वहां फ्यूकोसिल ट्रांसपोज पर देखने को मिल जाएंगे। तो इसका मतलब एंटीजन अगर दोनों है तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि प्लाज्मा में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं होगी, नो एंटीबॉडी, सिंपल। तो जहां ब्लड ग्रुप ए बी है तो बोथ ए एंड बी एंटीजन और आरबीसी, बट नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा। पहली बात ही सही है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हाउ डू पैरासिम्पथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ हार्ट। हार्ट की वर्किंग को पैरासिम्पथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट कैसे करता है। जब हमारे पास एडवर्स कंडीशन आती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उस दौरान सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स काम करते हैं, सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स काम करते हैं। फियर की सिचुएशन आ गई, फाइट की सिचुएशन आ गई, उस केस में क्या होगा, आपका जो हार्ट रेट है वो एनहांस हो जाता है, हार्ट रेट एनहांस हो जाता है। लेकिन पैरासिम्पथेटिक न्यूरल सिग्नल ऐसे हैं जो हार्ट रेट को, पैरा सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल वो सिग्नल है जो कि हार्ट रेट को वापस कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, हार्ट रेट को वापस कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और हार्ट रेट कॉम्प्रोमाइज हो गई तो कार्डियक आउटपुट कॉम्प्रोमाइज। तो पैरासिम्पथेटिक नॉर्मल सिचुएशन में काम करने वाला, ध्यान रखिएगा, जब हमारा नॉर्मल हार्ट काम कर रहा होता है तो पैरासिम्पथेटिक न्यूरल सिस्टम काम करता है। और जब कभी भी फियर फाइट वाली सिचुएशन होती है, फियर वाली सिचुएशन आती है, फाइट वाली सिचुएशन आती है, या मैं कहूँ कि एडवर्स कंडीशन आती है, तब सिंथेटिक न्यूरल को कंट्रोल या हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देते हैं। तो सिंथेटिक सिस्टम क्या करेगा, रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। बिल्कुल, फोर्थ का ए भी यहां से सही जवाब हो जाएगा। हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होगी, हार्ट रेट एंड ये भी इंक्रीज होगी नहीं। पैरासिम्पथेटिक सिस्टम क्या करेगा, सिचुएशन को नॉर्मल करने का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, द डायग्राम गिवन हियर इज स्टैंडर्ड ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑफ ए नॉर्मल पर्सन। द पी वेव रिप्रेजेंट, अब आप देखोगे तो आपके पास एक पी वेव होती है, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, आपके पास टी होता है। पी हमेशा आप बात करोगे तो ये होता है आपके पास आर्टेरियल सिस्टोल होता है। फिर क्यू आर एस, दोनों का आर्टेरियल सिस्टोल होता है, मतलब दोनों आर्टरी यहाँ सिस्टोल देखने को मिल जाता है। क्यू आर एस आपके पास फिर से आर्टेरियल डायस्टोल हो जाता है, आर्टेरियल सिस्टोल, आर्टेरियल सिस्टोल नहीं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहेंगे, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाएगा। और टी आपके पास वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाएगा, रिलैक्शन, वेंट्रिकुलर डायस्टोल का रिलैक्शन हो जाएगा। हमसे पूछा गया पी के बारे में, तो पी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ आर्टरी, दोनों आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पी वीव की बातें होगी। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं, ए सेंटर दैट मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम रिदमिक सेंटर इज लोकेटेड इन, कहाँ होता है, पोन्स वेरोलाई में होता है। हमारा जो हैंड ब्रेन है उसमें पोन्स वेरोलाई में आपको क्या देखने को मिल जाते हैं, पोन्स वेरोलाई में न्यूमोटैक्टिक सेंटर देखने को मिल जाता है।
न्यूमोटैक्टिक सेंटर देखने को मिल जाते हैं, और यही न्यूमोटैक्टिक सेंटर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी कहला दिए जाते हैं। पॉन्स वेरोलाइट फाइटा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। प्री मेच्योर इन्फेंट्स में डेवलप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। बच्चे प्री मेच्योर जो जनते हैं उनमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिल जाता है। कैन लैंड अप इन रेस्पिरेटरी फेल्योर, कभी कभी रेस्पिरेटरी फेल्योर भी देखने को मिल सकता है। सम टाइम नीडिंग ए इंटेंसिव केयर फॉर सच इन्फेंट, उन इन्फेंट्स को बहुत इंटेंस केयर चाहिए होती है। दिस मे बी ड्यू टू, और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा क्यों हो सकता है। द सडन चेंज फ्रॉम द यूटराइन इन्वायरमेंट टू द एयर, नहीं, नॉट अ प्रोबेबल कोज। हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में बात वही सर्फेक्टेंट वाली आ जाती है। सर्फेक्टेंट फिल्टर्स, सर्फेक्टेंट हो गया, म्यूकस हो गया, म्यूकस को रिलीज वहां कर दिया जाना, तो हो सकता है कि म्यूकस रिलीज ना हो रहा हो। द इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ लंग सरफेस, लंग सरफेस इनकम्प्लीट डेवलप हो, उससे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट, जो सर्फेक्टेंट होते हैं उनका प्रोडक्शन कम हो तो आपको वहां कभी कभी इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ती है। म्यूटेशन ऑफ जीन इन्वॉल्व इन लंग फॉर्मेशन, ऐसा नहीं कहेंगे। सी यहां पर आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट कीप्स द लंग्स इनफ्लेटेड इवन ड्यूरिंग एक्सेलेशन। जब एक्सेलेशन हो रहा होता है, इंटरनल कोस्टल्स, इंटरकोस्टल्स मसल काम कर रही होती है, इंटरकोस्टल्स मसल्स काम कर रही होती है, और एक्सपायरेशन के दौरान हम देखेंगे हमारा चेस्ट जो है लोअर साइड, एंटीरियर पोस्टीरियर साइड की तरफ आपको, और थोड़ा सा नीचे लोअर डाउन आपको होता हुआ दिखता है। डायफ्राम आपको वापस इन्फ्लेट होता हुआ दिखता है। तो लंग्स को इन्फ्लेट करना एक्सपिरेशन के दौरान कौन काम करता है ऐसा? द स्मूथ मसल ऑफ द लंग, लंग की स्मूथ मसल नहीं। द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स अलोन, कि अकेला डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स अकेली ऐसा काम नहीं कर सकती। द विसरल फ्लोर एंड द चेंजिंग वॉल्यूम ऑफ एयर, चेंजिंग वॉल्यूम ऑफ एयर, और साथ में विसरल फ्लोर भी ऐसा काम कर सकती है, अकेले ऐसा नहीं कर सकती। सरफेस टेंशन फ्रॉम प्लूरल फ्लूइड एंड नेगेटिव प्रेशर इन द प्लूरल कैविटी। तो इंटरनल इंटरकोस्टल की मसल्स का इनपुट तो एक्स्ट्रा एक्सेलेशन की जरूरत पड़ती है। जब हमें एक्स्ट्रा एक्सेलेशन करना हो तब इनकी जरूरत पड़ती है। लेकिन नॉर्मल एक्सेलेशन में भी लंग्स को इन्फ्लेट करने का काम कौन करती है? सरफेस टेंशन जो प्लूरल फ्लूइड प्रोवाइड करता है, और नेगेटिव प्रेशर जो प्लूरल कैविटी में आपको देखने को मिलता है। हमने पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। ऑक्सीजन इज मेनली ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएशन इन द ब्लड। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ब्लड का सही वजह आपको देखनी है। ड्यूरिंग नॉर्मल एक्टिविटी ए मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन रिटर्निंग टू द लंग कैरिड 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, वापस कुट लेकर जाएगा, नहीं 4 को लेकर जाएगा। ड्यूरिंग कंडीशन ऑफ एसिडोसिस, एसिडोसिस की कंडीशन में हीमोग्लोबिन इज एबल टू कैरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मोर एफिशिएंटली, एसिडोसिस तो लेस एफिशिएंटली होगा। इंक्रीज बीपीजी लेवल इन द रेड ब्लड सेल्स इनहांस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, नहीं। हाई एसिडोसिस या प्रोटोनाइन की कंसंट्रेशन ज्यादा, हाई CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, या फिर इंक्रीज बीपीजी, ये सारे फैक्टर ऐसे होते हैं हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन जो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन की कैरिंग कैपेसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। A 50% oxygen saturation level of blood returning to the lungs might indicate an activity level higher than normal. 40% के आसपास आपको 75% सेचुरेशन मिलता है। 50% तो 100%, मतलब डेफिनेटली ये हाइयर नॉर्मल से हाइयर की बातें कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, जब नॉर्मल रेस्पिरेशन हो रहा होता है और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, एस्टैब्लिश द बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम, नहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ती। कंट्रोल द स्विच ऑफ पॉइंट, स्विच ऑफ क्यों करना, नॉर्मल सिचुएशन चल रही है।
साथ साथ में रिमेन इनएक्टिव, बिल्कुल आप इसको इनएक्टिव कर सकते हो। एक्साइट कीमोसेंसिटिव जोन न्यूरॉन्स, इसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन जब नॉर्मल रेस्पिरेशन हो रहा होता है तो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में आपको देखने को मिल जाता है, एक्सेप्ट पोंस फेरोलाई, ये आपको इनएक्टिव सिचुएशन तो ठीक है। ये था। थैंक यू।